हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो सब्सटेंस कंप्लीटली और पार्शियली आयन में डिसोसिएट करते हैं अपॉन डाइल्यूशन। जब आप इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो इनका डिसोसिएशन होता है इनटू आयन। जब आयंस में ये डिसोशिएट करते हैं कंप्लीटली और पार्शियली तो आप इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में आता है वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड या बेस का सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं आप उस सब्सटेंस को बोलते हैं दोज सब्सटेंसेस विच dissociated into ions upon dilution। डाइल्यूशन पर जो आयन में डिसोसिएट करते हैं आप ऐसे सब्सटेंस बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे NaCl सॉल्ट है और इसको आप डिजोल्व कराएंगे वाटर में, वैसे हाइड्रेटेड आयन ऑफ Na प्लस एंड हाइड्रेटेड आयन ऑफ Cl माइनस आयन प्रोड्यूस होगा। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो पार्शियली या कंप्लीटली आयन में टूट जाते हैं आप उसी को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। जैसे देखिए एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करा दें तो इससे बन जाएगा एसीटेट आयन का एक्वस सोल्यूशन और हाइड्रोजन आयन का एक्वस सोल्यूशन। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो वीक एसिड हो, वीक बेस हो, सॉल्ट हो, वीक एसिड वीक बेस का, या स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो, या सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, आप उसको क्या बोलते हैं? उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं जो पार्शियली या कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है इनटू आयन। दूसरा, अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को समझेंगे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट में एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो पार्शियली डिसोसिएशन में जाता है अपॉन डाइल्यूशन, जो 100% डिसोसिएट नहीं करेगा, जिसका पूरा अमाउंट डिसोसिएट नहीं करेगा, कुछ अमाउंट डिसोसिएट करेंगे और कुछ अमाउंट अनडिसोसिएटेड रह जाएंगे और इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। इसमें वीक एसिड आता है, वीक बेस आता है और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस आता है। तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं वीक एसिड्स या वीक बेसेस और सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसेस, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड बेसेस। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं यह कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, यह 100% डिसोसिएट हो जाता है और जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यानी कि जो पूरा आयनाइज हो जाएगा, जितना अमाउंट हम डिजोल्व करेंगे ये पूरा अमाउंट डिसोसिएट हो जाएगा इनटू आयन, आप उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो आप इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये सब क्या होता है? वीक एसिड होता है और आप जानते हैं ये पार्शियली आयोनाइज करके इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो आप इसको क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स ये अनडिसोसिएटेड भी रहता है और डिसोसिएटेड भी रहते हैं सॉल्यूशन में। तो आप इस तरह के जो एसिड होंगे, जो वीक एसिड हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रखते हैं। इसी तरह से वीक बेस में हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले लेते हैं। ये पार्शियली आयोनाइज हो गए
अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में एग्जिस्ट करता है, आप इसको क्या बोलेंगे, वीक बेस। और ये वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, ये वीक बेस है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। उसी तरह से हम लोग वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट ले लें तो ये भी आपको 100% डिसोशिएट नहीं होता है। आप इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे जिसमें वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है जो 100% आयोनाइजेबल नहीं होता है इन सॉल्यूशन, आप इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड बेस, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, ये सभी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि ये 100% डिसोसिएट नहीं करते हैं। जबकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये 100% डिसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में। उसी तरह से आप NaOH या KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो 100% डिसोसिएट हो गया सॉल्यूशन में। इसी तरह से NaCl, KCl, K2SO4 ये सब ले लेंगे जो आपको 100% आयोनाइज कर जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा, 100% सॉल्युबल हो जाएगा इन द सॉल्यूशन, इन द एक्वा सॉल्यूशन और इन ऑन डाइल्यूशन ये कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं। जब कोई सब्सटेंस कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। आपके डेली लाइफ में H2SO4 का यूज करते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। H2SO4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो हम लोग कार के बैटरी के लिए, बाइक के बैटरी के लिए हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। H2SO4 बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस वो फिनोमिनन होता है जिस फिनोमिनन में एक केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस। जब एक केमिकल सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में डिकम्पोज करते हैं बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, then it is called as electrolysis. This phenomenon is called electrolysis when a chemical substance by passing of electricity through them decompose into simpler form of substances. जब कोई इलेक्ट्रोलाइट, कोई सब्सटेंस बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं, तो हम लोग इस तरह के प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस को डिफाइन करेंगे, वह phenomenon in which a chemical substance, it means an electrolyte, chemical substance dissociate into simpler forms of substances, simpler form of substances by passing of electricity, by passing of electricity through them, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और ये केमिकल सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस में टूट जाए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे आप देखें यहाँ एक सेल लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा तो इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट कर देंगे तो ये आपको जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिक सोर्स से जब आपको नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैथोड। याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़ा होता है, वहीं कैथोड नेगेटिव चार्ज होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़ा होता है। डायरेक्ट करंट के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा कैथोड कहेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग एनोड बोलेंगे। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इस डिवाइस को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को प्लेस कर देते हैं और जब इलेक्ट्रोलाइट्स को मेल्ट फॉर्म में या एक्वा सॉल्यूशन के रूप में इसे प्लेस करते हैं तो यहाँ पर
जब पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो एनोड पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयन माइग्रेट करेगा, नेगेटिव आयन एनोड पर जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, वहीं पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा और एनोड पे एनायन जाकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि कैथोड पे केटायन जाकर रेड्यूस हो जाते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, वहीं कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। याद रखेंगे इस बात। तो एट एनोड जो होता है, एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ एनायन टेक प्लेस, और एट कैथोड क्या होता है, रिडक्शन। नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ रिडक्शन ऑफ केटायन होता है, रिडक्शन ऑफ केटायन टेक प्लेस एट कैथोड। केटायन का रिडक्शन कैथोड पे और एनायन का ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। कीप इन माइंड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, वहीं कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पर एनायन का ऑक्सीडेशन और कैथोड पे केटायन का रिडक्शन। एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उस पर नेगेटिव आयन एनायन माइग्रेट होगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उस पर पॉजिटिव आयन केटायन माइग्रेट करेगा और केटायन माइग्रेट करके उसका रिडक्शन होगा एट कैथोड। एनोड पे एनायन का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे केटायन का रिडक्शन। एनायन मीन्स नेगेटिव आयन, केटायन मीन्स पॉजिटिव आयन। एनोड मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड मीन्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो एनायन जाता है एनोड पे और केटायन जाता है कैथोड पे, और एनायन का एनोड पर ऑक्सीडेशन होते हैं, केटायन का कैथोड पे रिडक्शन होते हैं। यानी कि पूरा प्रोसेस क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा एक इलेक्ट्रोलाइट्स, एक केमिकल सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस में डिकम्पोज कर जाते हैं बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि ये नेचुरली नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम करंट सप्लाई करेंगे तभी तक ये प्रोसेस होगा। जब तक एनर्जी प्रोवाइड करते रहेंगे, एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे, तब तक ये प्रोसेस होगा। एनर्जी सप्लाई करना बंद कर देंगे, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। यानी कि इस तरह के प्रोसेस को जो खुद ब खुद नहीं होता है, जो इटसेल्फ नहीं होता है, इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के हेल्प से कराते हैं हम लोग, उस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से इसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, और तभी इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है वह आपको कंप्लीट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस। मेल्ट फॉर्म में जो हम लोग NaCl लेंगे, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत अधिक होता है, बट इसको मेल्ट कराना होगा। इसको हीट करेंगे और हीट करेंगे तो ये मेल्ट कर गया, और मेल्ट कर गया तो इसके आयन जो हैं वो मूवेबल हो गए। कैटायन और एनायन जो इसमें प्रेजेंट हैं वो मूवेबल हो गए, वो मोबाइल नेचर के हो गए। अब कैटायन और एनायन की मोबिलिटी होने के कारण कैटायन कैथोड पे जाएगा और एनायन एनोड पे जाएंगे। कैटायन का रिडक्शन होगा कैथोड पे, वहीं एनायन का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, और इसे सिंपलर फॉर्म में ये सोडियम में और क्लोरीन में टूट जाएंगे। सोडियम और क्लोरीन में NaCl का कन्वर्शन हो जाएगा। तो आपको NaCl का डिकम्पोजिशन होता है, पहले तो ये आपको डिसोशिएट करते हैं ऑन हीटिंग। जब ये मेल्ट कर जाएगा तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं Na+ और Cl- आयन। अब एट कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैटायन विल माइग्रेट, कैटायन इज पॉजिटिव आयन, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सोडियम एटम में, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये सोडियम एटम में चेंज कर जाएगा। जबकि एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा।
और जब ऑक्सीडेशन होगा तो Cl माइनस आयन एनायन है, और इस एनायन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इससे क्या बनते हैं, Cl2 बनते हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर देते हैं। 1 नेगेटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये Cl2 में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये न्यूट्रल हो गया, सोडियम के रूप में ये डिपॉजिट कर गया। तो एनोड पे आपको क्लोरीन गैस इवॉल्व होते हैं, एनायन एनोड पे जाके क्लोरीन में चेंज कर जाते हैं। वहीं कैथोड पे कैटायन रिड्यूस होते हैं और रिड्यूस होकर के सोडियम के रूप में डिपॉजिट हो जाते हैं ड्यूरिंग पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ NaCl। अब एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में NaCl जब लेंगे तो Na प्लस आयन भी होगा, Cl माइनस आयन भी होगा, साथ में वाटर से H प्लस आयन भी होंगे और OH माइनस आयन भी होंगे। इट मीन्स कैटायन भी 2 तरह के हैं और एनायन भी सॉल्यूशन में 2 तरह के हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको एनोड पे ऑक्सीडेशन जो होता है क्लोराइड का होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड टेक प्लेस। और जब क्लोराइड का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि क्लोराइड की रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। वहीं एट कैथोड क्या होगा, ये रिडक्शन होता है। एट कैथोड रिडक्शन विल टेक प्लेस, और रिडक्शन किसका होगा, यहाँ पॉजिटिव आयन 2 तरह के, Na प्लस और H प्लस। H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल हायर होने के कारण ये H2 में कन्वर्ट हो जाता है। H प्लस की रिडक्शन पोटेंशियल हायर होने के कारण H प्लस के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू Na प्लस आयन। Na प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है और H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। जिसकी रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इट मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा वह रिड्यूस पहले होगा। तो यहाँ पर H प्लस आयन की रिडक्शन पोटेंशियल अधिक होने के कारण H प्लस रिड्यूस होते हैं और H2 में कन्वर्ट होता है। वहीं Na प्लस आयन जो है उसके रिडक्शन पोटेंशियल कम होने के कारण वह ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ही रह जाते हैं, वो रिड्यूस अपने आप को नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना है कि जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl यूज करेंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution of NaCl will give you chlorine at the anode and hydrogen gas at the cathode। तो यहाँ पर आपको कैथोड पे सोडियम नहीं मिलके आपको हाइड्रोजन मिलता है, क्योंकि H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल Na प्लस आयन की रिडक्शन पोटेंशियल से अधिक होता है। तो हम लोग समझेंगे कि यहाँ जो लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये कहता है कि क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट करता है या इवॉल्व होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस एट एनोड और कैथोड, कैथोड पे या एनोड पे जो सब्सटेंस डिपॉजिट करते हैं या जो इवॉल्व होते हैं, गैस है तो इवॉल्व करेगा और सॉलिड है तो डिपॉजिट करेगा। तो कैथोड पे या एनोड पे जो सब्सटेंस इवॉल्व होते हैं या डिपॉजिट होते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ करंट कंज्यूम्ड के इक्वल होता है। क्वांटिटी ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड होता है। मान लो कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो और किसी सब्सटेंस का W ग्राम डिपॉजिट कर रहा है, तो जिस सब्सटेंस का W ग्राम डिपॉजिट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ करंट इन कूलम्ब, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन कूलम्ब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इसका अमाउंट होता है। W is mass of substance deposited or evolved at anode or cathode
एंड Q इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z और इंटू Q। तो W इक्वल टू हो गया Z इंटू Q, जहाँ पर Q जो है ये चार्ज इन कूलम्ब को रिप्रेजेंट करता है, ये चार्ज इन कूलम्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Z जो यहाँ पर है ये 1 कूलम्ब से कितना मास डिपॉजिट होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम्ब, जिसको हम लोग नेम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। इट इज द मास डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज से जितना मास डिपॉजिट होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, आप उसी मास को, उस केमिकल सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। शॉर्टकट में आप इसको ECE से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या Z लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं। Q जो है वो चार्ज है और W जो है ये आपको मास डिपॉजिटेड है या मास इवॉल्व है। ये जो मास डिपॉजिटेड होंगे या इवॉल्व्ड होंगे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ये ग्राम में रहेगा, याद रखना है, डिपॉजिटेड मास या इवॉल्व्ड मास विल बी इन द ग्राम। Q जो होगा वो चार्ज होगा इन कूलम्ब, और Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा, इसका जो यूनिट लिखेंगे वो ग्राम पर कूलम्ब लिखेंगे, मतलब पर कूलम्ब चार्ज से 1 कूलम्ब से कितना मास डिपॉजिट हो जाता है वह ग्राम पर कूलम्ब में लिखा जाएगा। ग्राम पर कूलम्ब मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, कूलम्ब मतलब चार्ज है, और W जो है वो मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब आपको यहाँ पर Q इक्वल होता है I इंटू टी। I का मतलब होता है एम्पियर, करंट इन एम्पियर, और T का मतलब है सेकंड से, टाइम से, टाइम सेकंड में लेंगे और करंट एम्पियर में। तो I और T के प्रोडक्ट को हम लोग Q बोलते हैं। तो इक्वेशन W इक्वल टू Z इंटू Q जहाँ लिख रहे थे वहाँ पर हम लोग W इक्वल टू Z इंटू Q के बदले IT पुटअप कर सकते हैं, जहाँ पर I क्या हो गया, एम्पियर हो गया, और T क्या हो गया, सेकंड हो गया, और Z क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, और W क्या है, दैट इज मास डिपॉजिटेड किसमें, ग्राम में। तो आप इस तरह से फैराडेज फर्स्ट लॉ के यूज से कितना मास डिपॉजिट होगा किसी केमिकल सब्सटेंस का कितने देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस करने से, बाय कितना एम्पियर ऑफ करंट से, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। Z का वैल्यू फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है इसको फाइंड करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड करना है, ECE फाइंड करना है, यानी कि Z फाइंड करना है। Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, 1 कूलम्ब चार्ज से कितना मास डिपॉजिट होगा ये फाइंड करेंगे। चार्ज कितना लेंगे, दैट इज 1 कूलम्ब, और 1 कूलम्ब चार्ज से कितना मास डिपॉजिट होगा, हम लोग उस मास को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो मास डिपॉजिटेड और इवॉल्व्ड बाय 1 कूलम्ब चार्ज और 1 एम्पियर करंट और 1 सेकेंड is called इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट सब्सटेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं जब 1 कूलम्ब चार्ज से जितना मास डिपॉजिट होगा उस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 कूलम्ब चार्ज के बदले 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड टाइम, 1 सेकेंड टाइम तक 1 एम्पियर करंट पास कराएं तो जो मास डिपॉजिट होगा उस मास को भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, कूलम्ब इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू 1 कूलम्ब। तो आपको 1 कूलम्ब चार्ज से या 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड से जो मास डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिटेड मास को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट होता है
किसी केमिकल सब्सटेंस का जितना इक्विवेलेंट मास होता है वो डिपॉजिट होते हैं बाय फेराडे कांस्टेंट। फेराडे कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम फेराडे कांस्टेंट बोलते हैं। फेराडे कांस्टेंट से इक्विवेलेंट मास के इक्वल मास डिपॉजिट होते हैं। तो फिर 1 कूलम्ब से कितना डिपॉजिट होगा, यू कैन कैलकुलेट। हम लोग E/F बताएंगे। यदि फेराडे कांस्टेंट से इक्विवेलेंट मास के इक्वल मास डिपॉजिट होते हैं किसी केमिकल सब्सटेंस का ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, तो 1 कूलम्ब से कितना डिपॉजिट होगा, तो आपको E/फेराडे कांस्टेंट कर देंगे। तो आपको E का वैल्यू हो गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, और F का मतलब हो गया फेराडे कांस्टेंट। फेराडेज कांस्टेंट इक्विवेलेंट मास E, फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, दैट इज 96500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जो मास डिपॉजिट होते हैं वो उस केमिकल सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास के बराबर होता है। तो आपको 1 कूलम्ब से कितने मास डिपॉजिट होंगे, इक्विवेलेंट मास बाय फेराडे कांस्टेंट के इक्वल, यानी कि आपको Z जो होगा ये 1 कूलम्ब से कितना मास डिपॉजिट होता है इसी को बोलते हैं। यानी कि Z इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, E/फेराडे कांस्टेंट, या Z इक्वल टू E/F लिख सकते हैं। और E इक्विवेलेंट मास जो होता है ये मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इक्वल होता है। तो आपको E जो होते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस में वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट होता है। तो आपको E का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे A/N, और A/N इंटू F, ये आपको क्या देगा, दैट इज इक्वल टू Z, यानी कि Z याद रखेंगे हम लोग E/F के इक्वल होता है, या A/N इंटू F के इक्वल होता है। इससे हम लोग Z के वैल्यू को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है E का वैल्यू जो है आपको E का वैल्यू, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को Z से या E से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या इसको Z बोलते हैं, ये आपको इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय फेराडे कांस्टेंट के इक्वल होता है, या एटॉमिक मास बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और फेराडे कांस्टेंट का यूज करेंगे। इससे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो क्योंकि आपको अभी इक्वेशन जो बताया गया था W इक्वल टू Z इंटू IT बताया गया था, और Z इक्वल टू अभी हम लोग निकाले A/NF, तो आप यहाँ पर Z के वैल्यू को A/NF पुटअप कर दीजिए इंटू IT, तो आपको यहाँ से W कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर W जो है ये मास डिपॉजिटेड है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और इवॉल्व्ड, डिपॉजिटेड और इवॉल्व्ड बाय कितना एम्पियर, I एम्पियर एंड T सेकेंड तक इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर I एम्पियर के यूज से जो मास डिपॉजिट होगा वो मास आपको W के इक्वल है। A जो है ये आपको एटॉमिक मास, A फॉर एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ, एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ डिपॉजिटेड और इवॉल्व्ड सब्सटेंस, डिपॉजिटेड और इवॉल्व्ड केमिकल सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मोलर मास के लिए हम लोग E का यूज करते हैं। और F जो है वो क्या है, दिस F इज कॉल्ड व्हाट, दिस F इज कॉल्ड फेराडे कांस्टेंट, और इस F को फेराडे कांस्टेंट बोलते हैं। और फेराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 96500 कूलम्ब के इक्वल होता है, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। तो ये याद रखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कि जो मास डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ करंट इन कूलम्ब, इट मीन्स चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। और W इक्वल टू हम लोग इक्वेशन जो बनाते हैं वह Z इंटू Q या W इक्वल टू Z इंटू I इंटू T का यूज़ करते हैं।
या फाइनल इक्वेशन हमने जो निकाला है जेड का वैल्यू पुटअप करके, W इक्वल टू A बाई NF इंटू IT, जहाँ पर A बाई NF जो है ये जेड के इक्वल है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। तो आप इस तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा और कितने देर तक इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। इस इक्वेशन में आपको बताया गया W इक्वल टू, नोट कर सकते हैं आप, A बटे NF इंटू I इंटू T, जहाँ पर I क्या है एम्पियर, T क्या है सेकेंड टाइम, और F क्या है फैराडे कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कितना होता है 96500 कूलम। इन क्या है चार्ज है या वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, और ए जो है ये आपको मोलर मास या एटॉमिक मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, और डब्ल्यू जो है वो मास ऑफ सब्सटेंस है जो डिपॉजिट होगा ग्राम में या इवॉल्व होगा। जो भी मास इवॉल्व होगा, गैस का मास इवॉल्व होगा या सॉलिड का मास डिपॉजिट होगा, हम लोग इसके मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये फैराडेज के फर्स्ट लॉ के लिए इक्वेशन है, W इक्वल टू जेड आई टी या W इक्वल टू जेड क्यू या W इक्वल टू ए आई टी बाई एन एफ। W इक्वल टू ए आई टी बाई एन एफ, यहाँ पर A है मोलर मास और एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और इवॉल्व, I है एम्पियर इन सेकेंड, I फॉर एम्पियर एंड T फॉर टाइम इन द सेकेंड, N फॉर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, F फॉर फैराडे कांस्टेंट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, और ये 96500 कूलम्ब के इक्वल होता है। दूसरा लॉ जो है फैराडेज का सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये कहता है कि जब अलग अलग सेल को इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हो, सबको सीरीज में जोड़ दिया जाए, तो सीरीज में जोड़ने के कारण सब में सेम करंट फ्लो करेगा, और जब सेम करंट पास करेगा तो क्या सभी इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइसिस से जो केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिटेड होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में, आपको क्या उसका मास बराबर बराबर होगा? तो आप बताएंगे सर्टेनली नहीं होगा बराबर, क्योंकि सबका इक्विवेलेंट मास अलग अलग होता है, और इक्विवेलेंट मास जब अलग अलग होता है तो सब में जो मास डिपॉजिटेड होगा वो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो फैराडेज सेकेंड लॉ ये बताता है कि मास डिपॉजिटेड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इक्विवेलेंट मास के होंगे। जब सीरीज में कई सेल्स को, कई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं और सेम करंट पास कराते हैं, सेम टाइम तक करंट पास करेगा सीरीज में कनेक्ट रहने पर, सेम करंट पास करेगा सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, तो जो मास डिपॉजिट होगा किसी केमिकल सब्सटेंस का डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वह मास इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शन में होगा। जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट मास उतना ज़्यादा मास उसका डिपॉजिट होगा। जैसे एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास एल्युमिनियम के एटॉमिक मास बाय वैलेंसी के इक्वल होते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 और वैलेंसी 3 होता है, तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास 27 बाय वैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम 3 9 के इक्वल होगा। वहीं कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 और वैलेंसी होता है 2, ये 31.75 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास 9 है, वहीं कॉपर का इक्विवेलेंट मास 31.75 है, तो जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज से, जिसका इक्विवेलेंट मास ज़्यादा है उसका मास ज़्यादा डिपॉजिट होगा, जिसका इक्विवेलेंट मास कम है उसका मास भी कम डिपॉजिट होगा। यानी कि आपको कॉपर के मास डिपॉजिट होंगे 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन से 31.75 ग्राम, वहीं एल्युमिनियम का मास इतने ही फैराडे 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मात्र 9 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो जितना ज़्यादा इक्विवेलेंट मास होगा किसी केमिकल सब्सटेंस का, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज से, सेम इलेक्ट्रिसिटी से, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से उनका जो मास होगा वह इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शन में डिपॉजिट करेगा या इवॉल्व होगा। तो फैराडे का सेकेंड लॉ यही कहता है कि वेट डिपॉजिटेड और इवॉल्व्ड ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास E1 है तो उसका मास W1 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, और दूसरे सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास E2 है तो उसका मास जो डिपॉजिट हो रहा है वो W2 के इक्वल है। तो दोनों के मास का रेशियो जो डिपॉजिट होगा, दो सब्सटेंस अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सीरीज में कनेक्टेड हैं,
और डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं ये, इन दोनों का मास अलग अलग डिपॉजिट हो रहा है W1 और W2 ग्राम इन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेकिन इनके मास का रेशियो वही होगा जो उनके इक्विवेलेंट मास का रेशियो होता है। तो आपको इक्विवेलेंट मासेज का जो रेशियो है वो निकाल लेंगे दो सब्सटेंस का, और एक सब्सटेंस का मास यदि दिया गया है कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का मास कितना डिपॉजिटेड होगा, यू कैन फाइंड इट। तो W1 जो यहाँ पर है वो क्या है, मास डिपॉजिटेड ऑफ substance 1 whose equivalent mass is E1, और W2 क्या हो जाएगा, मास डिपॉजिटेड ऑफ सब्सटेंस 2, सब्सटेंस 2 का मास whose equivalent mass is E2, जिनका इक्विवेलेंट मास E2 होगा उनका मास W2, और जिनका इक्विवेलेंट मास E1 है उनका मास डिपॉजिट होगा W1। और इस तरह से आपको दो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास और एटॉमिक मास बाय वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। इससे आप दो सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं और इक्विवेलेंट मास यहाँ पुटअप कर दीजिए, एक सब्सटेंस का मास पुटअप कर दीजिए और दूसरे सब्सटेंस का कितना मास डिपॉजिटेड होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय सेम करंट एंड सेम टाइम तक सेम करंट के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। जब अलग अलग सेल में दो डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहे हैं तो उनके मास का रेशियो और उनके इक्विवेलेंट मास का रेशियो क्या होगा, दोनों सेम रहेगा। तो आपको इस तरह से फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ के जो इक्वेशंस बताए गए हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी बुक में या आपके पास जो भी बुक है आप उसका बना सकते हैं। आप उसको ट्राई कीजिए और जो क्वेश्चन नहीं बने वो हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको नेक्स्ट डे इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।